नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। देखो, जितनी भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में, ठीक है, हमारी जो लाइफ है, चाहे वो एनिमल की लाइफ है, चाहे वो प्लांट की लाइफ है, तो जितनी भी चीज़ें हम क्या करते हैं नेचर से यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही है जो कि हमारे, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एक तरीके से, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे ये अगर मैं ये ड्राइंग बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या एक रिसोर्स है मेरे लिए, है ना। ये मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी एक रिसोर्स है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड टू अस बाय नेचर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, देखो सॉइल है ना। सॉइल किस तरीके से हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, वो एक लैंड है जो कि फर्टाइल होता है ना। तो फर्टाइल है तो उसमें हम कई सारी क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। उसमें कई सारे प्लांट्स हम उगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा एयर है, तो एयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस एयर से ही जो प्लांट है और जो एनिमल्स हैं वो अपने क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसी तरीके से वाटर, जिसको अब देखो 70, आपने सुना होगा 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर हमारे बॉडी में क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, तो इसलिए हमारे लिए वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो शहरों के लिए फॉरेस्ट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो पूरे डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे, है ना। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं कई सारे। मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी हमारे आधा से ज़्यादा जो लाइफ प्रोसेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो ज़्यादातर है हमारे फॉरेस्ट पे। ठीक है, हमारे गांव के पीछे काफ़ी बड़ा एक फॉरेस्ट है जिसपे हमारे पूरे एनिमल्स एंड हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, फ्यूल के लिए हम वहाँ खाना बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ करते हैं, तो इसलिए जंगलों से ही लकड़ियाँ लाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो जानवर होते हैं, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह जो भी हम पालते हैं, तो वो सारे हम कहाँ ले जाते हैं, उसी जंगल में ले जाते हैं उनको घास चराने के लिए। ठीक है, एक तरीके से घास चराने के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो जंगलों से हमें मिलती है। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे मकान बनाने के लिए वहाँ से हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है ना। काफ़ी सारे पेड़ होते हैं वहाँ, बट उसके साथ साथ हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है अपने जंगलों का, कि हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारे मतलब एक टाइम बाद जंगलों की सफाई भी करनी पड़ती है। जैसे झाड़ियों की सफाई करके अच्छे से प्लांट लगा दिए वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्व करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट, देखो एक भी वाइल्ड लाइफ अगर स्पीशीज, कोई भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, टाइगर से है, तो एक भी स्पीशीज अगर खत्म हो जाती है तो वो हमारे नेचर पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है एनर्जी के लिए। कोल, पेट्रोलियम हो गई, बायो गैसेज हो गई, जो हमारी नेचुरल गैसेज निकलती है, CNG वगैरह। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे एक नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एट द लास्ट। ठीक है, लास्ट स्टेज में हमें इनसे क्या चाहिए होता है, हम सारी चीज़ें किस लिए करते हैं, एनर्जी के लिए ही करते हैं ना। चाहे हम सॉइल का यूज़ करें तो उसे भी हम एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम उसमें अपनी क्रॉप्स लगाते हैं ताकि उस क्रॉप्स को हम क्या कर सकें, अपने फूड के रूप में ले सकें। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे मैनेजमेंट की, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात हो रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल, सबसे पहले मैनेजमेंट समझते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि वो वेस्ट भी ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम व्हीकल चलाते हुए ही काफ़ी सारे लोग, जैसे आप मान लो कि एक बस है, ठीक है, एक बस की कैपेसिटी होती है 30 पैसेंजर की, और वही 30 पैसेंजर अगर क्या करें, अपने अपने व्हीकल्स को लेके चले, तो 30 व्हीकल्स ज़्यादा कंजप्शन करेंगे रिसोर्सेज का, या एक व्हीकल करेगा जिसमें 30 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली 30 व्हीकल्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज को।
ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, यही चीज़ें हमें क्या करनी है, मैनेज करनी है अपनी लाइफ में, है ना। तो इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं कि अच्छे तरीके से हम क्या करें, सारे नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेज करें, है ना। और जहाँ पे कमी हो रही है, जैसे फॉरेस्ट का हम अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम अगर 10 ट्रीज़ को काट रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 100 ट्रीज़ और लगा सकते हैं वैसे, है ना। क्योंकि ट्रीज़ लगाने में तो कोई ज़्यादा एक्सपेंस तो होता है नहीं, है ना। ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उतनी लैंड चाहिए होगी और उतना थोड़ा काम करना पड़ेगा उसके पीछे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो उसके कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट कुछ अच्छे तरीके से, सुटेबल तरीके से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सुटेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए और नेचर के लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, है ना। हम क्या करें, देखो जैसे मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मान लो एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, उसमें कई सारे ट्रीज लगे होते हैं। तो हम फ्यूल के लिए, जैसे जो विलेजर्स या आदिवासी होते हैं हमारे, वो फ्यूल के लिए वहाँ पे मतलब लकड़ियों को जलाने के लिए ले जाते हैं। तो अगर वो ग्रीन प्लांट्स को काटना शुरू कर दें फॉर फ्यूल, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा, है ना। तो उसी को मैनेज करने के लिए वहाँ पे जितने भी सूखे पेड़ हैं, सूखे पेड़ों को हम कट कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, और उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनेज करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। आपको अपने अराउंड में सुबह से शाम तक आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। 2 टाइप के कौन से, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। जैसे अगर मैं कोल एंड पेट्रोलियम की बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, या फिर इनको एग्जॉस्टेबल बोल सकते हैं हम, कि एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया, है ना। यूज़ करके मतलब ख़त्म हो सकते हैं ये। बट कई सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर हो गया। सॉइल के ऊपर हम कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। एयर तो कभी ख़त्म होगी नहीं, एयर हमारे अराउंड रहेगी हमेशा, है ना। जो विंड है, विंड की भी हम क्या करते हैं, विंड मिल से हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि विंड मिल से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास रिन्यूएबल है, मतलब ये चलते रहेंगे लॉन्ग लाइफ तक, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कौन से रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। या फिर इनको इस तरीके से एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल की फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है ना। मतलब जैसे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, एग्जॉस्टेबल है, इनको यूज़ करके ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि इनको बनने में क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। कई सारे मतलब फॉसिल्स से मिलके बने हैं ना ये, तो एक ना एक दिन ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको बनने में भी क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो उनमें कौन है, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी भी हमारी क्या है, एक जो सोलार रिसोर्स है हमारा, सन भी एक क्या है, रिसोर्स है हमारा, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है ना। उसकी वजह से हमारे जो जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसलिए जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एक तरीके का, ठीक है। तो वो भी क्या है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि वो मिलता रहेगा, 5 बिलियन ईयर्स से वो क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ पे मतलब ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप 2 टाइप से बेसिकली लिख सकते हो उसे, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। या फिर अदर टर्म में लिखना चाहो तो एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल। या फिर अदर टर्म में लिखना चाहो तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड एक्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे मतलब कुछ ईयर्स एगो, मतलब कुछ साल पहले तक इन सारी चीज़ों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि कैसे कंजर्व करें, किन सारी चीज़ों को कंजर्व करें। बट जैसे जैसे पॉल्यूशन फैलता गया है ना, नेचर में डिजीज़ बढ़ती गई, ह्यूमंस के लिए बढ़ेगी ऑब्वियसली। जब हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, जब पॉल्यूट होगा तो उससे डिजीज़ बढ़ेंगी, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, है ना।
तो इन सारी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जब ऐसा पॉल्यूशन देखा गया तो बहुत सारे एक्ट्स निकाले गए, ठीक है। जैसे गंगा अभियान चलाया गया 1985 में, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली, बहुत सारी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए कंजर्व बनाया जाता है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली नेशनल पार्क से बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट एक ऑफिशियल तरीके से क्या कर सकती है, करती है, कंजर्व करती है किसी भी फॉरेस्ट को या फिर कई सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारे हमारे मतलब इनको बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब इन्वायरमेंट अगर ठीक रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे, क्योंकि हम भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब एक्टिविटी 6.1 है आपके पास, इसमें आप रिसर्च कर सकते हो कि किस तरीके से मतलब जो हमारा, वो आपने सुना होगा कि कार्बन एमिशन जो होता है ना, तो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रखा गया है प्रोटोकॉल, ठीक है, कि एक लेवल रखा गया है कार्बन एमिशन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का एक लेवल रखा गया है, और उस लेवल के ऊपर अगर कोई भी देश क्या करता है, कार्बन को एमिट करता है, तो वो ज़्यादा चार्जेस क्या करेगा उस पर अप्लाई, उसको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जापान में हुआ था ये, कई सारे देशों ने इसमें भाग लिया था और बहुत सारे टर्म्स बनाए गए थे इसको लेके कि हमें मतलब कोई भी अगर देश है अपने अब इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, ह्यूज प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ की, किसी भी सामान के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, कार्बन कंटेंट क्या करती है, कार्बन को मतलब कार्बन एग्जॉस्ट होता है एक तरीके से उन इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या बनाया गया, एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसके तहत कार्बन एमिशन पे हम ध्यान देने के लिए, मतलब कार्बन एमिशन पे ध्यान देने के लिए वो प्रोटोकॉल था बेसिकली, ठीक है। कार्बन एमिशन पे हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए वो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप एक्टिविटी 6.1 में रिसर्च कर सकते हो, उसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी उन प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।